हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से निकलेगी नई रिक्रूटमेंट आरपीएफ मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आरपीएफ में कांस्टेबल और एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसका जो ऑनलाइन अप्लाई का डेट है वो स्टार्ट हो चुका है 15 अप्रैल से, और इस रिक्रूटमेंट का फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट है 14 मई 2024। तो इस रिक्रूटमेंट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है वो मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे जो है कांस्टेबल और एसआई का नोटिफिकेशन अलग अलग यहाँ पे निकाली गई है। तो पहले मैं आप लोगों को सब इंस्पेक्टर का मतलब एसआई का जो नोटिफिकेशन है उसको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये रहा एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है 15 अप्रैल से, और इसका जो लास्ट डेट होगा फॉर्म सबमिट करने का वो होगा 14 मई। और यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट निकाली गई है, और इसका पे लेवल यहाँ पे आप देख सकते हो लेवल 6 के तहत इसमें पे लेवल रखी गई है, और इसका सैलरी कितना होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हो। और एज कितना रखी गई है, 20 से 28 साल यहाँ पे रखी गई है एज। और इसमें ओबीसी और एससी/एसटी कैंडिडेट को 3 साल और 5 साल की छूट भी मिलेगी, मतलब एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसमें टोटल वैकेंसीज 452 वैकेंसीज यहाँ पे रखी गई है। और सब इंस्पेक्टर का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे 12 पास रखी गई है। तो अगर आप 12 पास हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी मैं आप लोगों को कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है वो निकाल के दिखा देता हूँ एक बार। तो ये दोनों नोटिफिकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके दोनों नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से चेक कर लेना। तो यहाँ पे ये रहा कांस्टेबल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर भी ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप है उसका डेट और लास्ट डेट यहाँ पे सेम ही रहेगा सब इंस्पेक्टर पोस्ट के ही जैसा। और इसमें जो है टोटल वैकेंसीज यहाँ पे 4208 वैकेंसीज निकाली गई है, और इसका एज 18 से 28 ईयर्स तक रखी गई है। और इसमें भी आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 इयर्स और एससी/एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स यहाँ पे छूट मिलेगी सभी कैंडिडेट्स को। और इसका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है 10th पास। तो अगर आप सिंपल 10th पास हो तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं नोटिफिकेशन के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में बात करने लगा तो ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए आपको इस पेज में आना होगा, आरआरबी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें आना होगा आपको। इस पेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इस पेज में आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद अगर आप मोबाइल से फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको इस 3 डॉट्स पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे जो है डेस्कटॉप साइट को यहाँ पे एनेबल करना होगा आपको। इससे क्या होगा, आपके मोबाइल पे भी कंप्यूटर के जैसा ही सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको। अगर आप कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप से कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो आपको डेस्कटॉप मोड ऑन करने से अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैं भी आप लोगों को मोबाइल से ही करके दिखाऊंगा। तो मैंने भी यहाँ पे अपने ब्राउज़र को डेस्कटॉप मोड कर लिया है। अप्लाई करने के लिए यहाँ आप अप्लाई पे क्लिक करोगे, के बाद यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ अगर आपने पहले से अपना रजिस्ट्रेशन करके रखे हो तो यहाँ आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करोगे और अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर पाओगे। और अगर आप यहाँ पे पहली बार विजिट कर रहे हो मतलब पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो उसके लिए यहाँ हम क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पॉपअप निकल कर आएगा आपके सामने, यहाँ हम ओके करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पेज निकल कर आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ सबसे पहले हम अपना नेशनलिटी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इंडिया सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना फुल नेम एंटर करेंगे। इसके बाद अपना फुल नेम यहाँ पे फिर से रीटाइप करेंगे, मतलब री एंटर करेंगे कंफर्म करने के लिए। इसके बाद अगर आपने कभी भी अपना नाम चेंज किए हो तो यहाँ पे यस कर सकते हो, और यस करने के बाद अपना नाम चेंज मतलब जो भी नाम आपने चेंज किया था वो यहाँ पे आप दे सकते हो, और सेम नाम को फिर से यहाँ पे कंफर्म करोगे। अपना नाम चेंज नहीं किया है कभी भी तो यहाँ नो करेंगे सिंपली। इसके बाद यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, यहाँ इस कैलेंडर के आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। यहाँ पहले अपना ईयर को सिलेक्ट करना होगा, तो यहाँ इस पर क्लिक करना है ईयर पे, और यहाँ से हम अपना ईयर पहले सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना मंथ यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे लेफ़्ट और राइट एरो से। उसके बाद अपना डेट यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से फिर से हमें यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करना होगा। यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हो मैन्युअली।
जैसे कि यहाँ पे टाइप हो गया है। इसके बाद अपना जेंडर यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जेंडर को फिर से यहाँ पे कंफर्म करेंगे। इसके बाद अपना फादर नेम यहाँ पे टाइप करेंगे। फादर नेम फिर से यहाँ पे कंफर्म करेंगे। इसके बाद अपना मदर नेम टाइप करेंगे और मदर नेम को यहाँ पे फिर से हम कंफर्म करेंगे। इसके बाद यहाँ पे है आधार वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे हम अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे लिखा है वेरीफाई यूजिंग आधार और इसके बाद है आई डोंट हैव आधार कार्ड। तो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ आप आई डोंट हैव आधार कार्ड पे क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद यहाँ फिर से आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आधार कार्ड के जगह पे और एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ सिलेक्ट वैलिड प्रूफ ऑफ आईडी पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप कोई भी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, एम्प्लॉयर आईडी हो गया, जो भी आप चाहते हो वो डॉक्यूमेंट यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद उस डॉक्यूमेंट का नंबर यहाँ पे आप टाइप करोगे डॉक्यूमेंट नंबर पे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए पैन कार्ड को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे हम अपना पैन कार्ड नंबर फिल करेंगे। इसके बाद है इशूइंग अथॉरिटी। तो यहाँ पे आपने जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है उसका इशूइंग अथॉरिटी कौन सा है, मतलब कहाँ से इशू किया गया है, वो यहाँ पे आप दोगे। जैसे कि SDM या फिर कुछ भी हो सकता है, वो आप अपने कार्ड पे देख सकते हो। और इसके बाद है प्लेस ऑफ इशू, मतलब जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे वो कौन सा जगह पे इशू हुआ है उस जगह का नाम यहाँ पे फिल करोगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा तो ये सारे आपको यहाँ पे फिल करना होगा, या फिर अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड को वेरीफाई करना होगा। यहाँ पे सिंपली अपना 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर फिल करोगे। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद यह वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपका डिटेल्स दिखाई देगा। तो यहाँ पे फिर से आपका फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ और यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा है ऊपर माय आधार डिटेल्स आर सेम एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, मतलब हमारा जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होगा उसमें जो हमारा डिटेल्स है वो अपने आधार कार्ड के साथ डिटेल्स सेम है। तो यहाँ पे इस बॉक्स पे टिक करेंगे। तो मेरे यहाँ पे मेरा जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसके साथ आधार कार्ड का जो डिटेल्स है वो सेम है। तो यहाँ पे इस बॉक्स पे टिक करेंगे। तो टिक करने के बाद यहाँ पे जो है नाम और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर वगैरह ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ इस बॉक्स पे टिक करेंगे और यहाँ नीचे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आधार कार्ड है वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड डिटेल्स फिल नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे और एक डॉक्यूमेंट अपलोड करूँगा, मतलब सबमिट करूँगा। तो मैं यहाँ आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ फिर से आई डोंट हैव आधार कार्ड पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ से मैं एक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, आईडी को, जैसे कि मैं यहाँ पे पैन कार्ड को सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद पैन कार्ड नंबर यहाँ पे फिल करूँगा। इसके बाद यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी फिल करूँगा। इसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ इशू टाइप करूँगा। तो यहाँ पे मैंने आईडी कार्ड का डिटेल्स यहाँ पे फिल कर दिया है। अभी मैं यहाँ पेज को थोड़ा नीचे लेकर जाता हूँ। तो यहाँ पे है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पे हम अपना ईमेल एड्रेस जो है वो टाइप करेंगे, ईमेल आईडी मतलब जीमेल आईडी। और जीमेल आईडी टाइप करने के बाद यहाँ पे जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जीमेल आईडी टाइप करने के बाद यहाँ जनरेट ईमेल ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके जीमेल आईडी पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पे टाइप करोगे। ओटीपी टाइप करने के बाद यहाँ पे फिर से हमारा जो मोबाइल नंबर है वो फिल करना होगा और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ फिर से जनरेट मोबाइल ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे फिर से आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पे फिर से टाइप करोगे। ओटीपी टाइप करने के बाद यहाँ पे नीचे है क्रिएट योर पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको एक पासवर्ड मैन्युअली फिल करना होगा, जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको कैसा पासवर्ड रखना होगा वो यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि आपके पासवर्ड में कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और कम से कम एक स्मॉल लेटर होना चाहिए और कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और कम से कम एक नंबर आपके पासवर्ड में होना चाहिए। तो मैं आपको सिंपल के लिए एक पासवर्ड आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पे पहले एक कैपिटल लेटर रखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे एस टाइप करूँगा कैपिटल लेटर, और उसके बाद स्मॉल लेटर आप रख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे स्मॉल लेटर रखा है।
और उसके बाद यहाँ पे एक कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर रख सकते हो, जैसे कि हैश हो गया या फिर @ हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आप एक कम से कम एक नंबर रखोगे, जैसे कि 1 2, जो भी आप चाहो यहाँ पे रख सकते हो। मतलब मैं यहाँ पे आपको एक सैंपल की तरह यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आपके पासवर्ड में एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और कम से कम एक स्मॉल लेटर होना चाहिए और कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और कम से कम एक नंबर होना चाहिए आपके पासवर्ड में। तो आप यहाँ पे अपने मुताबिक एक पासवर्ड को टाइप करोगे और उस पासवर्ड को यहाँ फिर से आप यहाँ पे कंफर्म करोगे। तो मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड फिल कर दिया है और सेम पासवर्ड को यहाँ पे फिर से कंफर्म कर दिया है। अभी इस कैप्चा को यहाँ पे टाइप करेंगे और उसके बाद यहाँ प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे इस कैप्चा को फिल कर देता हूँ और यहाँ प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे अपने जो भी डिटेल्स यहाँ पे फिल किया है वो सारा यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप इसको अच्छे से एक बार चेक कर लेना। अगर कोई भी मिस्टेक या फिर गलती यहाँ पे दिखाई देता है तो यहाँ आप एडिट पे क्लिक करके उसे सही कर सकते हो। और अगर सब कुछ सही है तो यहाँ आप आई हैव रीचेक पे टिक करोगे और यहाँ नीचे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी एंटर करोगे और अपना पासवर्ड यहाँ पे टाइप करोगे। जो भी आपने पासवर्ड जो यहाँ पे सेट किया था वो पासवर्ड यहाँ पे आप टाइप करोगे और इस कैप्चा को यहाँ पे टाइप करोगे और यहाँ लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन करोगे। तो मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दिया है और पासवर्ड भी टाइप कर दिया है और कैप्चा भी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ और यहाँ सिंपली लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं जो हूँ तो यहाँ पे मैं लॉगिन हो गया हूँ। आप भी अपना फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी टाइप करके पासवर्ड टाइप करके यहाँ पे लॉगिन करोगे। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन का पेज निकल कर आएगा आपके सामने। यहाँ नीचे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो पेज है वो निकल कर आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पे आपको 2 पोस्ट दिखाई देगा, जैसे कि एक है आपका सब इंस्पेक्टर का मतलब एसआई का और दूसरा है कांस्टेबल का। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो कांस्टेबल का पोस्ट है इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा आप लोगों को। एसआई का जो फॉर्म फिलअप होगा वो भी कांस्टेबल की तरह ही सेम ही होगा लगभग। अगर आप कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप देख लेते हो तो आप आसानी से एसआई का भी फॉर्म फिलअप कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में आप लोगों को कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेबल का पोस्ट है वो है ये, तो इसी में हमको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे हम इस बॉक्स पे टिक करेंगे और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज निकल कर आएगा आपके सामने। यहाँ आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो भी डिटेल्स वहाँ पे फिल किया था वो यहाँ पे शो करेगा, जैसे कि आपका नाम हो गया, आपका फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर सभी यहाँ पे शो करेगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस पे क्लिक करना है और अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपना रिलीजन यहाँ से सिलेक्ट करोगे, हिंदू या फिर मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन हो, जो भी यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद है मदर टंग, तो आपका मदर टंग कौन सा है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, जैसे कि आसामीस हो तो आसामीस सिलेक्ट करोगे, बंगाली हो तो बंगाली, हिंदी हो तो हिंदी। उसके बाद लिखा है चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, तो इसका जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए आप कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल होंगे वो लैंग्वेज आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। जैसे कि यहाँ पे आपको सभी लैंग्वेजेस लगभग देखने को मिलेगा, आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश सभी यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल इंग्लिश को सिलेक्ट करूँगा। आप चाहो तो बंगाली भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 1। अगर आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई भी काट का निशान है या फिर मोल है तो आप उसका डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हो। अगर कोई भी काट वगैरह नहीं है तो यहाँ पे आप नो मार्क करोगे। उसके बाद फिर से वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन 2 पे भी सेम, अगर आपके बॉडी में कोई और दाग वगैरह है, काट का निशान है तो यहाँ पे आप दे सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी आप नो मार्क कर दोगे। उसके बाद नीचे आपको कम्युनिटी सेलेक्ट करना होगा। आप जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC हो, जो भी हो आप यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद है डू यू कम अंडर OBC नॉन क्रीमी लेयर। मैंने यहाँ पे OBC सेलेक्ट किया है, इसलिए ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पर निकल कर आ गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि क्या मेरा जो OBC है वो नॉन क्रीमी लेयर है। आप अपने मुताबिक यहाँ पे येस या फिर नो कर सकते हो। उसके बाद है
सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया होगा। अगर आप यहाँ पे जनरल हो तो आपको यहाँ पे कोई भी डिटेल्स फिल करने की ज़रूरत नहीं होगा, लेकिन अगर आप SC ST या फिर OBC हो तो यहाँ पे आपको उसका सर्टिफिकेट नंबर फिल करना होगा। उसके बाद है इशूइंग अथॉरिटी, तो आपका जो सर्टिफिकेट है उसका इशूइंग अथॉरिटी कौन सा है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ SDM। उसके बाद है इशूइंग स्टेट, आपका जो सर्टिफिकेट है वो कौन सी स्टेट में बनाया गया है उस स्टेट का नाम यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद है डेट ऑफ इशू, तो आपका सर्टिफिकेट में आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसका डेट ऑफ इशू होगा, मतलब कौन सी तारीख को आपका जो सर्टिफिकेट है वो बनाया गया है वो डेट यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद नीचे है पोस्टल एड्रेस डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस देना होगा। तो यहाँ पे पहले हम प्रेजेंट एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, पहले यहाँ से हम स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपका गांव या फिर शहर का नाम फिल करना है। उसके बाद है विलेज टाउन सिटी, तो यहाँ पे आपका जो टाउन या फिर सिटी का नाम भी फिल कर सकते हो। उसके बाद है पिन कोड, तो यहाँ पे आप अपना पिन कोड टाइप करोगे। और उसके बाद है इस साइट पे है परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ आप टिक इफ़ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, इस पर आप टिक करोगे। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम नहीं है तो आपको यहाँ पे फिर से मैन्युअली आपका परमानेंट एड्रेस फिल करना होगा इसी तरह से। तो मेरे यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो मैं यहाँ पे टिक करूँगा। टिक करने पर यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वो आ जाएगा, जो भी मैंने यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस पे फिल किया था वो सभी डिटेल्स यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पे भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे सेव पे क्लिक करेंगे, तो मैंने यहाँ पे सभी डिटेल्स फिल कर दिया है। अभी मैं यहाँ सेव पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सेव हो जाएगा सभी जो डाटा है वो। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपके सामने निकल कर आ जाएगा। यहाँ पेज को नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पे कैटेगरी डिटेल्स का पेज निकल कर आ गया है। यहाँ पे लिखा है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो यहाँ पे यस करोगे और यस करने के बाद आपका जो डिफेंस सर्विस है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपका रैंक, आपका डेट ऑफ अटेस्टेशन और आप अभी भी क्या डिफेंस में सर्विस कर रहे हो वो यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद लेंथ ऑफ सर्विस यहाँ पे आप फिल करोगे और अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हो तो यहाँ पे सिंपली नो करोगे। उसके बाद अगर आप डिटेट हो मतलब डिसेबल पर्सन हो तो यहाँ पे आप यस करोगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि PWD कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, तो अगर आप PH कैंडिडेट हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो सिंपली आप यहाँ पे नो करोगे। और उसके बाद आर यू एन EBC सर्टिफिकेट होल्डर, अगर आप EBC सर्टिफिकेट होल्डर हो तो यहाँ पे यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। उसके बाद है डिटेल्स ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, अगर आप इंडियन रेलवे में एम्प्लॉई हो तो यहाँ पे यस कर सकते हो, नहीं तो नो करोगे। उसके बाद नेम ऑफ करंट डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे ये जो है नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करना है। उसके बाद आर यू ए कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस, तो यहाँ पर भी आप नो करोगे। उसके बाद यहाँ पे है बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ फ़ी, तो यहाँ पे जो आप फ़ी पेड करोगे ये रिफंडेबल फ़ी है, उसके लिए आपको यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट का डिटेल्स है वो यहाँ पे देना होगा। जैसे कि आपका नाम यहाँ पे टाइप करोगे और ये जो है ये आपका खुद का अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट जो है ये खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपना नाम टाइप करोगे, उसके बाद अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल करोगे, अकाउंट नंबर को फिर से यहाँ पे कंफर्म करोगे और अपना IFSC कोड यहाँ पे टाइप करोगे। IFSC कोड आपके पासबुक में भी होगा, आप वहाँ से चेक करके देख के आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन भी अपना जो बैंक होगा उसका IFSC कोड निकाल पाओगे। तो यहाँ मैं जल्दी से अपना बैंक डिटेल्स फिल कर देता हूँ। तो यहाँ IFSC कोड टाइप करने के बाद यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है आपका बैंक का नाम यहाँ पे शो करेगा और आपका जो ब्रांच होगा वो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ नीचे सेव पे क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगा डाटा सब। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट करोगे, इसके बाद नेक्स्ट पेज निकल कर आएगा आपके सामने। यहाँ पेज को थोड़ा नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपको आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका डिटेल्स देना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना मेट्रिकुलेशन का डिटेल्स फिल करोगे, तो यहाँ पे पहले से मेट्रिकुलेशन सिलेक्टेड रहेगा। इसके बाद अपना स्टेट यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे, कौन सी स्टेट में आपने मेट्रिकुलेशन पास किया है। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। इसके बाद आपका जो बोर्ड है
आपने जिस बोर्ड में मैट्रिकुलेशन पास किया है, 10th पास किया है, उस बोर्ड का नाम यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग, ये आपके मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट होगा उस पर होगा डेट ऑफ पासिंग। तो यहाँ पे मैंने डेट ऑफ पासिंग फिल कर दिया है। उसके बाद अपना 10th का रोल नंबर यहाँ पे फिल करोगे, मैट्रिकुलेशन का रोल नंबर। उसके बाद यहाँ नीचे ऐड पे क्लिक करोगे तो आपका जो डिटेल्स है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आपने क्लास 12 भी पास किया है तो उसका डिटेल्स भी यहाँ पे आप दे सकते हो। तो यहाँ पे जो कांस्टेबल का पोस्ट है इसमें खाली मैट्रिकुलेशन मांगी गई है, तो यहाँ पे खाली मैट्रिकुलेशन का डिटेल्स देने से भी होगा। अगर आपने 10th क्लास से भी ज़्यादा पढ़ाई किया है, जैसे कि 12th क्लास भी पास किया है, तो यहाँ पे आप उसका डिटेल्स भी दे सकते हो। क्लास 12 और ग्रेजुएशन किया है तो उसका डिटेल्स भी यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे फ़िलहाल मैट्रिकुलेशन का ही ऐड करूँगा, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। उसके बाद यहाँ नीचे नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पेज आ गया है, यहाँ पेज को नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमें अपना फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफ के बारे में बताया गया है, जैसे कि आपका जो फ़ोटो है उसका बैकग्राउंड वाइट कलर में होना चाहिए। वाइट कलर 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। आपका जो फ़ोटो है 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो फ़ोटो होगा उसका डायमेंशन यहाँ पे बताया गया है। फ़ोटो का डायमेंशन है 35 mm इंटू 45 mm या फिर 320 पिक्सल इंटू 240 पिक्सल। तो ये डायमेंशन है आपका जो फ़ोटो होगा उसका। और आपका जो फ़ोटो है वो JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और आपका जो फ़ोटो का साइज़ है वो है 30 KB से 70 KB के अंदर होना चाहिए आपका जो फ़ोटो है उसका साइज़। उसके बाद आपका जो सिग्नेचर होगा उसका भी डिटेल्स यहाँ पे बताया गया है। सिग्नेचर का साइज़ यहाँ पे 30 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए। और आपका जो सिग्नेचर होगा उसका डायमेंशन यहाँ पे दिया गया है 50 mm इंटू 20 mm होना चाहिए या फिर 140 इंटू 60 पिक्सल होना चाहिए। और सिग्नेचर भी यहाँ पे JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो जल्दी से मैं यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ नीचे ब्राउज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना जो फ़ोटो होगा वो यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे और डन करोगे। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ राइट मार्क पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फ़ोटो जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। उसके बाद अपना सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो सिग्नेचर भी अपलोड करने के लिए यह ब्राउज पे क्लिक करना है और यहाँ से अपना सिग्नेचर सेलेक्ट करना है और यहाँ डन करना है। उसके बाद यहाँ राइट मार्क पे क्लिक करना है तो सिग्नेचर भी यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे सेव करेंगे और यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पेज निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सभी जो बॉक्स है इसमें टिक करना है और इसके बाद यहाँ पे अपना प्लेस का नाम टाइप करोगे। यहाँ नीचे प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे। तो यहाँ मैं प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म है उसका प्रीव्यू निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे आप सारे डिटेल्स को एक बार अच्छे से चेक करोगे, कोई भी गलती यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर सब कुछ सही है तो यहाँ पे आप इस बॉक्स पे टिक करोगे और यहाँ नीचे सबमिट पे क्लिक करोगे। और अगर कोई भी मिस्टेक वगैरह है तो यहाँ आप एडिट पे क्लिक करके उसे सही भी कर पाओगे। तो मेरे यहाँ पे सब कुछ सही है तो यहाँ मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ और फिर से यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट पेज निकल कर आ जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी 500 पे करना होगा। OBC और जनरल कैंडिडेट्स को यहाँ पे 500 पे करना होगा और अगर आप SC/ST हो तो यहाँ पे आपको 250 रुपीज़ पे करना होगा। तो यहाँ पे करने के लिए यहाँ नीचे आप पे नाउ पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ आई एग्री पे टिक करोगे और यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड का पेज निकल कर आएगा आपके सामने। तो यहाँ पे आप अपने डेबिट कार्ड से अपना पेमेंट कर सकते हो। अपना डेबिट कार्ड नंबर यहाँ पे फिल करोगे। कार्ड पे जो भी नाम होगा आपका वो नाम यहाँ पे फिल करोगे और आपका जो कार्ड है उसका एक्सपायरी डेट वगैरह यहाँ पे आप फिल करोगे। यहाँ पे उसका मंथ टाइप करोगे और यहाँ पे उसका ईयर टाइप करोगे। यहाँ पे उस कार्ड का आपका जो कार्ड होगा उसका CVV नंबर फिल करोगे और यहाँ पे नाउ पे क्लिक करके पेमेंट कर सकते हो। या फिर यहाँ पे आप इंटरनेट बैंकिंग से भी अपना पेमेंट कर सकते हो या फिर आप चाहो तो यहाँ पे UPI का भी फैसिलिटी है, UPI से भी आप अपना पेमेंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ UPI पे क्लिक कराऊंगा। उसके बाद यहाँ पे अपना UPI ID एंटर करके भी पेमेंट कर सकते हो या फिर आप UPI का जो QR कोड है उसे स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली UPI ID से पेमेंट करूँगा। तो मैं यहाँ अपना UPI ID टाइप करूँगा। UPI ID टाइप करने के बाद यहाँ वैलिडेट UPI ID पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे आपका जो UPI ID है वो वैलिडेट है या फिर नहीं, वो यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि मेरा जो UPI ID है वो यहाँ पे वैलिड है, और उसके बाद यहाँ पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो फ़ोन है, तो यहाँ पे आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे जल्दी से अपना पेमेंट कर दोगे। मैं यहाँ पे पेमेंट करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ये जो वीडियो है ये आप लोगों को सिखाने के लिए बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे पेमेंट कर, आप यहाँ खुद से भी आसानी से पेमेंट कर पाओगे। मैंने यहाँ पे सभी जो प्रोसेस है वो आपको बता दिया है, आप इस तरह से यहाँ पे पेमेंट कर पाओगे। उसके बाद पेमेंट करने के बाद आप यहाँ फिर से एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ माई एप्लीकेशन पे आपने जो फॉर्म फिलअप किया है जिस पोस्ट के लिए, उसका डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे कांस्टेबल के लिए हमने फॉर्म फिलअप किया था, और मेरे यहाँ पे जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो प्रोसेसिंग दिखा रहा है, क्योंकि मैंने इसका जो पेमेंट है वो कंप्लीट नहीं किया है। लेकिन आपने वहाँ पे पेमेंट जो है कंप्लीट किया होगा, तो यहाँ पे आपको कंप्लीटेड लिखा रहेगा। और उसके बाद यहाँ आप वेरीफाई पे क्लिक करके अपना जो पेमेंट है उसे वेरीफाई भी कर सकते हो। और उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो आप इस आई का जो आइकॉन है इस पर क्लिक करके देख सकते हो, और वहाँ से आप उस एप्लीकेशन को मतलब एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड या फिर प्रिंट आउट करके भी रखोगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप आरआरबी का जो आरपीएफ कांस्टेबल का पोस्ट है उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप हमारे ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और किसी नई टॉपिक के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।